ये लेक्चर 2 होने वाला है और इसके पहले हमने चार्ज पढ़ा है, चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कुछ साइंटिस्ट के वगैरह बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से शुरू करेंगे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स एंड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, विच मीन्स कि जितने भी चार्ज हैं, कितना भी चार्ज हो जाए 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही पॉइंट में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, है ना, Q इक्वल्स टू एन ई। इसको ऐसे दिखाते हैं। ये कहाँ से आया, इस तरह से कैसे मालूम चला कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, कैसे मालूम चला? कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे मिल्कन से एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो 1912 में हुआ था, जिसको हम लोग ऑयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस तरीके से रोल ऑफ फैराडे का रोल क्या है इसमें फिल्म, जो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाया था कि किसी पदार्थ को इलेक्ट्रोड पर जमा करने पर जो मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश हमेशा एक मूल इकाई की गुणज होता है। इससे यह सुझाव मिला कि आवेश मात्रांकित होता है, यानी क्वांटाइज होता है। फिर रोल ऑफ मिलिकन्स था, तो ये आप बस पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ से मालूम चला। कंक्लूजन क्या है? फैराडे सजेस्टेड दैट द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज बेस्ड ऑन द केमिकल एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने मतलब सजेस्ट किया था, उसने जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था। अब मिलिकन ने इसको कंफर्म किया था अपने फिजिकल मेजरमेंट में, जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो सेकंड प्रॉपर्टी हुआ चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व होता है कि इस पूरे ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसको आप एक सिस्टम मानिए। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज ना ही नया बन रहा है, ना ही नष्ट हो रहा है, ना ही क्रिएट हो रहा है, ना ही नष्ट हो रहा है। चार्जेस क्या होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंजर्व है, कुछ भी नया नहीं बन रहा, सब क्या है, कंजर्व है। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्जेज इनवेरिएंट, मतलब कि आवेश का मान वस्तु की गति से नहीं बदलता, यह सभी संदर्भ तंत्रों में समान रहता है। ठीक, एक फॉर्मूला अगर आपने कभी देखा हो तो होता है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये ऐसा होता है जैसे कि मैं ये बोलूं कि जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर। यानी उतनी वेलोसिटी हम नहीं क्रिएट करते हैं, उतना वेलोसिटी हम नहीं क्रिएट करते कि उसमें कुछ वेरिएशन है, लेकिन ये वेरिएशन आता है तब आता है जब वो उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। छोटा सा होगा तो नहीं होगा। चार्जेस डिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हर बहुत जगह आपको काम आएगा कि एक चालक में आवेश हमेशा बाहरी सतह पर स्थित होता है और समान रूप से वितरित होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू क्या होता है, 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर बात करें ये जो है, ये जो चार्ज है 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 कूलम से बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। तो फिर 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहिए होगा? 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा 1 कूलम चार्ज होगा तो, समझ गए। -1 कूलम चार्ज के लिए 6 इंटू 10⁸, 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ये ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, मैं एक लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वगैरह उसमें सॉल्व करा दूंगा मैं। ये क्वेश्चंस है जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक में भी है, एग्जाम्पल 1.3 है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन लगा दिया है। मैं लास्ट में सब एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे एग्जाम्पल, सारे जो एग्जाम्पलर है उन सबको एक साथ कर दूंगा मैं। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कूलम्स लॉ दिया। ठीक है, टॉर्सियन बैलेंस वगैरह को उन्होंने इस्तेमाल करके, जो टॉर्सियन बैलेंस है एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी वजह से उन्होंने ये फोर्स कैलकुलेट किया था। उन्होंने जो फोर्स दिया था, एक फोर्स बताया था। कौन सा फोर्स? जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उन्होंने इसकी वैल्यू बताई थी। इसकी वैल्यू उन्होंने क्या बताई थी? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, ये बात उन्होंने बताई थी कूलम्स लॉ ने। ठीक है, इसको मेजर वगैरह उन्होंने करने के लिए ये सब टॉर्सियन बैलेंस वगैरह का इस्तेमाल किया था। अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द linear charge of charged bodies are such smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges.
सेम कूलम का नियम जो है आपका यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो है डिफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं आप। जो भी रंगीनी में होगा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट जो ऐसे आपको दिया हुआ है। तो ये जो कूलम्स लॉ है वो मैंने यहाँ पर ये कूलम्स लॉ का डिफिनेशन डिफाइन कर दिया है, हिंदी में भी है, मैथमेटिकल आपका ये है F इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जब भी किसी भी लॉ किसी को भी डिफाइन करें उसमें अगर आप नीचे फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, डिफाइन इलुस्ट्रेट करें, है ना। जैसे लिखें, हिंदी में लिखें, जहां F दोनों आवेशों के बीच का बल है, Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाण है, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इस तरह से जरूर लिखें, इससे आपका जो आंसर है वो बड़ा भी होगा और थोड़ा सा आपके आंसर में शब्द वोकैबुलरी ऐड होंगे। कुलम का के क्या है, के कुलम नियतांक है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कुलम्स लॉ के बारे में, इफ चार्जेस आर लाइक चार्जेस बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव द फोर्सेज इज रिपल्सिव। तो जो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, क्या होगा, रिपल्सिव होगा। सेम चीज हिंदी में है, अगर चार्जेस जो हैं दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक हैं तो बल आकर्षित होगा। द फोर्सेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे एक चार्ज ये हो गया, अब एक चार्ज ये हो गया, तो जो फोर्स है ना वो ऐसा नहीं कि एक पर इधर लग रहा है और एक पर इधर लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स किधर लग रहा होगा, ये गलत है, ठीक। ये फोर्स कैसे लगेगा, इन दोनों चार्ज को जो एक लाइन ज्वाइन कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग लगेगा, ठीक। अगर दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्टिव हो गया, अगर दोनों क्या है, रिपल्सिव है, तो ये ऐसे लगेगा। इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज अबाउट 9 न्यूटन के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। जो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। द यूनिट ऑफ चार्ज दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड द कूलम। और जो यूनिट ऑफ चार्ज आता है रखने पर, अच्छा देखिए जो फोर्स की वैल्यू है एसआई यूनिट में क्या हो जाएगी, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब Q1 Q2 स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है। दोनों के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एसआई यूनिट में क्या हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है। तो आप ये जब सारे सब कुछ पुट करोगे आप, है ना, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में जब आप पुट करते हो, यहाँ पर भी 1 रख दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो के की जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, फोर्स वैल्यू। तो ये सबसे क्या है, सबसे मिनिमम फोर्स है, सबसे क्या है, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एसआई यूनिट्स। दैट इज 1 कूलम इज चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द अनदर। ये बात लिखी हुई है, सेम बात, ठीक। मीनिंग ऑफ के इन कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में जो के है उसका अर्थ क्या हो जाता है, उसका जो मतलब है वो क्या है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये गॉस लॉ से आया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता इसका हिंदी में होता है, आगे लिखा हुआ है, मैंने ऐड कर दिया है। ई नॉट की जो वैल्यू है वो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ई नॉट है ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, मीडियम पर, ठीक है। जो मीडियम है, जो मटेरियल है, जिस मटेरियल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो या वाटर के बीच हो, किसी मेटल के बीच हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो के में बाकी ये तो कांस्टेंट है, फिर ये बच जाता है, तो के भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी मीडियम पे ही डिपेंड करेगा। ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, के और एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करते हैं। K is called the Coulomb's constant. It decides how strong the electric forces will be between the two charges. ठीक, इसको बदलेंगे, K की वैल्यू बदलेंगे, मीडियम बदलेंगे तो K की वैल्यू बदल जाएगी और फिर फोर्सेस का जो कैलकुलेशन वो भी बदलेगा। अगेन जो वैक्यूम में है K की वैल्यू इतनी है। रिलेशन विद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K का ई नॉट यानी निर्वात की पारगम्यता के साथ संबंध क्या है, तो K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां क्वेश्चन आ सकता है ना कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द कूलम्स कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। तो एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन एसआई यूनिट इज ई नॉट इक्वल्स टू 8.854 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समरी क्या है, समरी है के टेल्स हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्जेस विल फील इन अ गिवन मीडियम। एक मीडियम पर डिपेंड कर रहा है के की वैल्यू, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। कूलम्स लॉ के बारे में एक शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम में देखिए जो एयर है के की वैल्यू यहाँ 1 होती है, ठीक है। वाटर के लिए 81 होता है ना। ये सवाल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, 81 या 80 भी होता है, ठीक है। 80 81 सही है। और मेटल के लिए क्या हो गया, के इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ई है, ई आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ई जो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये हो जाता है ई आर इंटू ई नॉट, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबकी वैल्यू मेंशन की हुई है, फिर से आप इसे एक जगह लिख लें याद करने के लिए, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जो ये फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है। तो वेक्टर होता है तो उसको हम लोग वेक्टर की तरह ऐड करेंगे डायरेक्शन के साथ, है ना। उसके जो कंपोनेंट्स है उसको रिजॉल्व करके कंपोनेंट का ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पर 3 चार्जेज हैं, ठीक है, या 2 चार्जेज मान लो, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर क्या है, एक और चार्ज है। ये F2 ड्यू टू 1 है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, जितने भी अलग अलग जो भी फोर्सेस होंगे, 2 चार्ज है, 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इसके लाइन ज्वाइनिंग विच इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस, इसके अलोंग ही लगेगा। मतलब कि अगर दो चार्ज हैं या 2 से ज़्यादा चार्ज हैं, उनको हम वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट में जो भी करना है उनको करेंगे। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देने वाली बात है? यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये इसमें जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन कैसा निकालेंगे। तो आप लोग को ये आर कैप वेक्टर निकालने आता है। आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो फॉर्मूला है आपका F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो वेक्टर का डायरेक्शन मैंने क्या बोला कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस, तो ये जो आर वेक्टर आएगा, तो इसी से हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो जो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी के Q1 Q2, इन सब की तो डायरेक्शन नहीं है, आर की डायरेक्शन है इसमें, है ना। इस फॉर्मूले में आर की डायरेक्शन है, तो आर की डायरेक्शन है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर, यानी कि आर वेक्टर स्क्वायर। अब इसका हम जो डायरेक्शन है, जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन ये आ जाएगा आपका आर क्यू, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सेम बात लिखी हुई है आपकी। कूलम्स का नियम वेक्टर रूप में कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी स्थिति को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है, और वह उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका ये है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हमने 2 चार्जेस के बीच में तो पढ़ लिया, लेकिन ऐसे मल्टीपल चार्जेज होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया Q1 हो गया, यहाँ पर ये Q2 हो गया, इधर ये Q3 हो गया, इस तरह से चार्जेस अवेलेबल हो। तो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि कूलम्स लॉ ये बोलते हैं, वैसे क्लास में तो किसी और एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं, बट यहाँ पर देख लीजिए, इसके द्वारा जो इस पर जो फोर्स लग रहा है और इसके वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक, ये F1 मान लो, ये हो गया आपका F2। तो F1 डज नॉट अफेक्ट F2, F2 डज नॉट अफेक्ट F1, ठीक है। कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो इनके आपस में इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इस पर Q1 पर लगने वाला जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा, टोटल सबका वेक्टर एडिशन हो जाएगा। इसको इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। सब बातें फिर इन सब बातों को नोट डाउन आप कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इस प्रकार किसी भी संख्या के आवेशों के लिए कुल बल सभी अन्य आवेशों के बलों का सदिश योग होता है, सबका वेक्टर सम कर देंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोर्सेस आर एडेड एज अ वेक्टर्स टेकिंग डायरेक्शन प्रॉपर्ली इनटू अकाउंट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क्स इवन व्हेन द चार्जेस आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। अगर चार्जेस स्ट्रेट लाइन में नहीं है, फिर भी किसी भी हैं, मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, तो उनका सुपरपोजिशन होता है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है, जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, आसान है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेंगे और उसके बाद फिर आगे इसे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।